नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पोषण। पोषण क्या है? पोषण से अगर पूछा जाए तो एग्जैक्टली आपका साइंस पोर्शन में कम से कम 10 से 20% पोर्शन सिर्फ और सिर्फ पोषण से ही आता है, क्योंकि पोषण आपका सबसे विस्तृत चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वह यही निकलता है कि जो जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह हो जाएगा भोजन। जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने का जो मुख्य साधन है, मुख्य स्रोत है, वह क्या है? तो भोजन है। और भोजन के द्वारा ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन पचने तक की सारी क्रियाएं आती हैं। अब पोषण क्या है? तो पोषण का आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि पोषण है क्या। तो पोषण एक्चुअल में जो भी हम खाते हैं उस चीज़ को जो है आपका न्यूट्रलाइज करता है। मीन्स आपकी जितनी भी चीज़ें आपने खाई हैं उनको पचा देता है, और पचाने के बाद उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलते हैं वही पाचन प्रक्रिया कहलाती है। तो भोजन को ग्रहण करने से लेकर के और पचने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला देखेंगे, चाहे जीव शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सभी को पोषण उनके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही प्राप्त होता है। तो कोई शाकाहारी भी हो सकता है और कोई मांसाहारी भी हो सकता है, लेकिन उसके जो पोषण का तरीका है वह सेम होता है। मीन्स पोषण सभी को चाहिए और पोषण सभी के लिए खाने से ही प्राप्त होता है। तो भोजन जो है पोषण का मुख्य आधार है। सामान्य मानव को अगर प्रतिदिन 2200 से 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन होती है तो माना जाता है कि उसे उस दिन का पोषण प्राप्त हो गया है। यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि एक जो सामान्य मनुष्य है उसे एक दिन में या प्रतिदिन कितनी कैलोरी की ऊर्जा होती है? तो 2200 से लेकर के 2400, 2200 से लेकर के 2400 कैलोरी यदि ऊर्जा प्राप्त हो रही है व्यक्ति को, तो इसका मतलब है कि उसे जो है पोषण अच्छी तरीके से प्राप्त हो पा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव के भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ विवरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पोषण की प्रक्रिया क्या है, पोषण तत्व कौन कौन से हैं, पोषण का प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए, अगर आप इस चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ लेंगे एक बार तो मेरा मानना है कि फिर आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, जो पोषण के बारे में विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में जो पाचन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पोषण तत्व निर्मित होते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाचन में या पोषण में सबसे अत्यधिक पोषण वाला जो पदार्थ है आपका वह कौन सा है? तो सबसे अधिक पोषण तत्व जो है वह कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। यह मुख्यतः शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं अनाज, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, आलू, चीनी, शहद, दूध, फल इत्यादि। देखिए, यहाँ से एक चीज़ अंडरलाइन कीजिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है यह शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 90% चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेट करती हैं। मीन्स हमारे शरीर की ऊर्जा का 90% भाग कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर के बना होता है। और बचे हुए 10% में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं? बचे हुए 10% में हमारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, लवण इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो 90% चीज़ें किससे मिलकर के बनी होती हैं? ओनली कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं इन्हें भी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्यतः मोटे अनाज जो भी गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि चीज़ों से मिलता है, और इसके साथ साथ इसका जो भरपूर स्रोत होते हैं वह होते हैं आलू और चीनी, शहद, दूध और फल। और सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह आपका आलू में पाया जाता है। इसके साथ साथ शकरकंद आता है उसमें भी पाया जाता है, अरबी यानी कि घुइयाँ में भी पाया जाता है। तो जितने भी आपने देखा होगा कि सब्जियों को काट के रखने के बाद जब पानी में डाल देते हैं तो उसमें एक सफ़ेद पदार्थ छूट जाता है नीचे जो जम जाता है, तो वही होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पोषण का जो है मुख्य तत्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि प्रोटीन। अब क्योंकि 90% चीज़ें तो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेट करती हैं, तो बची हुई 10% चीज़ों में हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी शरीर के लिए प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके प्रमुख स्रोत हैं दाल, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दूध और मछली। प्रोटीन जो होता है हमारी शरीर की मरम्मत यानी कि टूट फूट और वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? वृद्धि के लिए। इसके साथ साथ आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मधुमेह के रोगी को नहीं लेना चाहिए। जो लोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं उन्हें डॉक्टर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जो है सख्त रूप से मना कर देता है, क्योंकि ये जो होता है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है और डायबिटीज़ पेशेंट में ग्लूकोज वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वह सबसे ज़्यादा जो है आपके ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन वसा आपका तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, वह काफ़ी प्रोसेस के बाद में ऊर्जा प्रदान करता है। तो पहले आपका आंसर राइट होगा कार्बोहाइड्रेट। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। हमारी जो भी मसल्स हैं, जो भी अंदर मांसपेशियाँ हैं, उनमें जो भी टूट फूट होती है उनकी मरम्मत कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व तो कौन सा है? तो प्रोटीन है। और नेक्स्ट आप ये भी याद रखेंगे कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशरकोर रोग हो जाता है, या मरम्मस इसे भी बोलते हैं। मरम्मस या क्वाशरकोर रोग किसकी कमी से हो जाता है? प्रोटीन की कमी से। यहाँ तक कि आपको कई बच्चों में कुपोषण भी देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि शरीर की लंबाई और उम्र के हिसाब से भार का कम होना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन पर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, हम सभी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट हुआ है और हमने काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन। देखिए, आज हम इनका जो है सिर्फ परिचय पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये क्या है। तो हमारे सभी पोषक तत्व हैं। हम पढ़ रहे हैं पोषण। पोषण में ये हमारे पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट इसके आगे की जब क्लास करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इनके बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन। पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब हमारा जो नेक्स्ट पोषक तत्व है वह है विटामिन। यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाता है, यानी हमारे शरीर में जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता आती है वो कौन बनाता है? तो विटामिन्स बनाते हैं। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो दूध, हरी सब्जी, गाजर, मांस, मछली। देखिए, अलग अलग विटामिन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं और उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें ही रिक्वायरमेंट होती हैं। तो दूध आपका एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमें लगभग सारी चीज़ें कैरी कर लेते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन भी मिल जाता है दूध में, और इसके साथ साथ हमें दूध से विटामिन्स भी मिल जाता है, दूध से हमें खनिज लवण भी मिल जाते हैं, दूध से हमें वसा भी मिल जाती है। लेकिन दूध से अगर हमें कुछ नहीं मिलता है वह होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें दूध से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा हमें दूध से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि दूध आपका प्रत्येक चीज़ के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, और हमें क्या पोषक तत्व चाहिए। तो फर्स्ट था हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। अब हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। यह हमारे शरीर में चर्बी का निर्माण करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं, जो एक कह सकते हैं कि शरीर का अधिक मोटा होना। देखिए, एक होता है शेप में बॉडी का रहना, वो होता है एक संतुलित भोजन का प्रमाण, कि हाँ बॉडी बिल्कुल शेप में है। और जब भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा वसा हो जाएगी तो क्या होगा कि शरीर में जो है चर्बी बढ़ने लगती है, और जब भी आप अपनी स्किन को पकड़ते हैं तो वो जो है हाथ में पकड़े में आ जाती है। और जब आपका फैट एक्स्ट्रा नहीं होगा तो आप अपनी स्किन को जब आपका फैट एक्स्ट्रा होगा तो आप स्किन को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी मोटी हो जाएगी, आपकी खाल जो है वो पकड़े में नहीं आएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है यह जानने का कि हमारी बॉडी फैटी हो रही है या फैटी नहीं है। तो जिन लोगों को फैट ज़्यादा होता है वह अपनी स्किन को नॉर्मली पकड़ नहीं पाते हैं अपनी उंगलियों से या चुटकियों से। तो वसा क्या करती है? हमारे शरीर में चर्बी का निर्माण करती है। इसके साथ साथ वसा हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि ये हमारे जब व्रत वगैरह होते हैं उस समय ग्लूकोज को जो है रिलीज़ करती है, तो उसका काम भी कौन करता है? वसा ही करती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। ये किस में पाई जाती है? तो घी, तेल, रिफाइंड, डालडा, मांस, दूध, यानी कह सकते हैं जितनी भी चिकनावट वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका घी है, तेल है,
और अन्य चीज़ें हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वसा भी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। कौन सी वसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आगे का देखेंगे। अब कौन सा नेक्स्ट पोषक तत्व बताया जा रहा है। अब बात की जा रही है खनिज लवण की। तो मैं बार बार जितना भी नेक्स्ट हेडिंग लेती हूँ उससे पहले पहले की हेडिंग जरूर रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को साथ में पढ़ते पढ़ते भूलें नहीं। और हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो आपको जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन, फिर हमने पढ़ा विटामिन, विटामिन के बाद हमने पढ़ा वसा, और अब हम वसा के बाद पढ़ रहे हैं खनिज लवण। तो यह हमारे शरीर की स्टेमिना या मानसिक मजबूती प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं धरती के नीचे से प्राप्त अधिकांश खाद्य पदार्थ या सब्जियां या मांस या दूध या अनाज। देखिए, खनिज लवण का तात्पर्य हम ले सकते हैं कि जो हम आपके नमक वगैरह खाते हैं उसमें भी खनिज होता है। समुद्री लवण समुद्री जो नमक होता है उसमें भी आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद जो ज़मीन के अंदर से मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें भी खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गई, गन्ने हो गए। तो ये चीज़ें भी हमें खनिज तत्व प्रदान करती हैं, जिसमें हमें काय की मात्रा मिल जाती है। तो लौह तत्व भी होते हैं, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है लौह तत्व या आयरन। आयरन और लौह तत्व ये भी हमारे शरीर में पोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में रक्त की पूर्ति करता है। इसमें मुख्य स्रोत हैं अनार, साग, विशेषकर पालक, चुकंदर इत्यादि। देखिए, जितनी भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या जिनका कलर ब्लैक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जैसे अनार आप काट के रख दीजिए और थोड़ी देर बाद उसका जो दाना होता है या कटा हुआ अनार होता है, उसका पूरा जो भाग होता है वो काला पड़ जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें काय की मात्रा है, आयरन यानी कि लौह तत्व की प्रचुर मात्रा है। तो अनार हो गया, आपके हरी पत्तीदार सभी साग हो गए, जैसे आपका करड़ी है, आपका और भी बहुत सारे साग होते हैं, ये सभी हो गए हैं। इसके साथ साथ पालक है, गोभी है पत्तेदार, और आपकी मेथी है, धनिया है। इन सभी में भी क्या पाया जाता है, आयरन ही पाया जाता है। तो जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सभी, इसके साथ साथ चुकंदर और आपके अनार, इनमें क्या पाया जाता है, लौह तत्व और आयरन। ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम। अब कैल्शियम की क्या भूमिका है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं दूध, मांस और मांस की हड्डियाँ इत्यादि। अच्छा ठीक है, जो भी आपके बोल सकते हैं मांसाहारी लोग हैं उनमें जो प्रचुर मात्रा में चीज़ें पाई जाती हैं वो होता है आपका प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन भी मांसाहारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मांसाहारी लोगों में कैल्शियम है, खनिज है, इन चीज़ों की कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो आपके मछलियाँ हैं ये समुद्री मछली वगैरह होती हैं या किसी नदी तालाब में होती है, तो वहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत लवण प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है, लौह तत्व प्राप्त होते हैं, और वैसे ही मछली में तो काफ़ी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके शाकाहारी लोग हैं उनमें इन चीज़ों की थोड़ी कमियाँ देखी जाती हैं। तो उनके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वह होता है दूध। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दूध आपका सभी चीज़ों के लिए सफिशिएंट होता है। तो कैल्शियम हमारे किस लिए आवश्यक है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। हमने अभी तक कितने पोषक तत्व पढ़े हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर पढ़ा है प्रोटीन के बारे में, फिर पढ़ा है विटामिन के बारे में, फिर पढ़ा है हमने खनिज लवण के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि और कौन सा पोषक तत्व होता है, आयरन यानी कि लोहा, फिर कैल्शियम, और अब हम पढ़ रहे हैं आयोडीन के बारे में। यह हमारे शरीर को घेंगा, गलगंड, ग्वाटर नामक बीमारी से बचाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं समुद्री जल, खारे पानी का झरना इत्यादि। यानी कि जो आयोडीन नमक हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो लिखा हुआ आता है कि आयोडीन युक्त नमक, तो उसे ही यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंगा या गलगंड। ये रोग से अगर बचना है तो किसका प्रयोग करना है, आयोडीन वाले नमक का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आयोडीन आपका समुद्री खरपतवार से भी पाया जाता है, समुद्री जो मछलियाँ होती हैं उनमें भी पाया जाता है। तो आयोडीन की मात्रा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये भी हमारे शरीर के लिए कैसा है, एक पोषक तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे,
हमें स्मरण रखना चाहिए कि उपयुक्त किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो सकती है, जिसे कुपोषण कहा जाता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, जितने भी हमने ऊपर अभी चीज़ों को पढ़ा है वह सभी क्या हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, चाहे वह विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, लवण है, कैल्शियम है, आयोडीन है। ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं। तो इनमें से किसी एक की भी कमी होने से हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी और हम कुपोषित हो जाएंगे। जैसे हम नीचे कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे उन विटामिन के बारे में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, व्यक्ति को जो है कम दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि रात में कम दिखाई, वैसे तो रात में सभी को कम दिखाई देता है, सॉरी, रात में किसी को नहीं दिखाई देता अंधेरे में, लेकिन जिनको रतौंधी हो जाता है उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों में खून आना, आपके सूजन आना, ये सभी विटामिन सी की कमी के उदाहरण हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, यानी कि सूखा नामक रोग हो जाता है। यह बच्चों में होता है, और अगर बड़ों में इसकी बात की जाए तो बड़े लोगों में यह रोग हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो होता है वह बड़ों में हो जाता है, किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से जो रोग हो जाता है उसे कहते हैं नपुंसकता या पाचन संबंधी रोग। विटामिन ए की कमी से स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता के जो लक्षण है वो सामने आते हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का जो भरपूर स्रोत है वह है अंकुरित अनाज। और अंकुरित अनाज में भी जो अगर पूछा जाए तो कौन सा, तो सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल होता है अंकुरित गेहूँ। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त संबंधी रोग होते हैं, यानी जो रक्त का थक्का होता है वह नहीं जम पाता है। अगर आपके विटामिन के की कमी है तो आपके चोट लगने पर जो ब्लड है वह नहीं रुकेगा, वह लगातार बहता रहेगा। और आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी का जो है अनुभव होता है। जैसे थोड़ा ही काम करने के बाद हमें थकान लगने लगती है और हम किसी भी कार्य को रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से अभी अभी मैंने बताया नाटापन, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी से आपके क्वाशरकोर और मरम्मस रोग भी होते हैं। ये नाटापन एक तरीके का यही कहा जाएगा कि शारीरिक वृद्धि में रुकावट आना। वसा की कमी से क्या होता है, तो अति दुबलापन। मैंने अभी अभी बोला कि जब एक्स्ट्रा वसा होगी तो आप अपनी स्किन को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो मोटी हो जाएगी, और जब आप दुबले पतले होंगे जो आपकी स्किन है वो बहुत ही पतली होगी और उसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो वसा की कमी से अति दुबलापन। यदि कोई नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा पतला है तो उसे क्या बोलेंगे कि वसा की कमी है। खनिज तत्वों की कमी, स्टेमिना में कमी। जब हमारा स्टेमिना कमज़ोर हो जाता है तो किस तत्वों की कमी होती है, खनिज तत्वों की। नेक्स्ट है आयरन की कमी, तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि लौह तत्व और आयरन की कमी से हमारा जो रक्त है वह अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से दांतों का गिरना, हड्डियों का कमज़ोर होना। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो यदि हम कहीं पर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो हड्डी है वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, यानी कि जल्दी ही टूट जाती हैं। गिरने पर वह कहीं भी गिरा तो फटाफट से उसकी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन अगर कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा है तो हड्डी जल्दी नहीं टूटेगी। इसके साथ साथ हमारे दांत भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा, गलगंड या ग्वाटरमाल नामक रोग हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख विटामिन के खोजकर्ता। तो नेक्स्ट है विटामिन ए की खोज किसने की है, फंक ने। विटामिन की खोज की है फंक ने 1912 में। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की है, और विटामिन ए की खोज मैकमिलन ने, और विटामिन बी की भी खोज मैकमिलन ने की है, जबकि विटामिन सी की खोज हॉकल्ट नामक वैज्ञानिक ने की है, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। विटामिन सी की खोज हॉकल्ट ने और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। प्रमुख विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटॉल कहते हैं, एक्जेरोफाइटॉल। देखिए, जो चीज़ें अब नहीं हैं उन चीज़ों को याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो एक्जेरोफाइटॉल। विटामिन बी या B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थायमिन। और नेक्स्ट विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटीन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह निकोटीन अम्ल या नियासिन, नियासिन के नाम से इसे अधिकांश जाना जाता है। और विटामिन B5 को कहते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। देखिए 5 और पेंटाथोनिक अम्ल, 5 पेंटाथोनिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B6, 6 से पैराडॉक्सिन, 6 से
पैराडॉक्सिन। देखिए जब आप 6 बोलते हैं तो एक साउंड होती है और उसके बाद जब आप पैराडॉक्सिन बोलते हैं उसमें भी 6 की जो है साउंड होती है। तो 6 से आप याद रखेंगे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन। और विटामिन B7 बायोटीन, 7 को आप रिलेट करेंगे 17 से, तो 17 बायोटीन। तो B7 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, बायोटीन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि विटामिन B12 में पाई जाने वाली धातु है कोबाल्ट। और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किस जो है बीमारी में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो B12 यानी कि साइनोकोबालामिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। और विटामिन डी में हम प्राप्त करते हैं कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल के द्वारा हमारा क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वह तो मजबूत होती हैं, उसके साथ साथ हमें क्या होता है, बच्चों में सूखा रोग नहीं होता है। और बड़ों में जो कमर के दर्द होना इत्यादि चीज़ें होती हैं वे विटामिन डी की ही कमी से होती हैं। टोकोफेरॉल, विटामिन ई के रासायनिक नाम को टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है उसे फिलोक्विनोन कहते हैं। अब आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और वह है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो कि वसा में यानी कि आपकी चिकनाई में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके काहे में घुलते हैं, तो जल में घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, सबसे पहले आप वसा में घुलने वाले लिखेंगे तो KEDA, इसे आप याद रखेंगे कीड़ा से। तो कीड़ा आपका कैसा है, वसा में घुल जाता है। अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, तो जल में घुलने वाले अब आपके बच गए हैं B और C। तो बचपन में हम कैसे खेले हैं, बहुत ज़्यादा जल में खेले हैं, पानी में खूब खेले हैं। तो कीड़ा आपका वसा में घुल जाता है। अगर आप एक को भी याद रखेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो वसा में घुलने वाले विटामिन KEDA और जल में घुलने वाले विटामिन B और C। तो आज हमने पोषण क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसके साथ साथ विटामिन और पोषक तत्वों से क्या क्या हो सकता है उनकी कमी से, इसके बारे में जाना। अब आगे के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे और इनसे संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे आपकी जो क्लास होगी वो पोषण का पार्ट 2 आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पुलिस, SSC, GD, यहाँ तक कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम और उसके साथ साथ सुपर टेट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।